पहले की बात है। माधवपुर नाम के एक नगर में महेंद्र प्रताप सिंह नाम के राजा का राज्य था। उनके राज्य में सभी लोग सुख शांति से रहते थे, लेकिन राजा में एक गलत आदत थी। वो रोज जंगल में शिकार करने जाते थे और किसी जानवर का शिकार करके अपनी तेज तलवार की धार से उसके शरीर से गर्दन अलग कर देते थे। अरे जी, आप रोज जंगल में शिकार करने मत जाइए। अगर हम शिकार करने नहीं जाएंगे तो आप जाएगी शिकार करने? अरे जी, आप तो एकदम नाराज ही हो जाते हैं। किसी प्राणी की हत्या करना अच्छी बात नहीं है, ये सब पाप है। अरे रानी, ये सब पाप वाप नहीं है। पता नहीं आप कब समझेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ शिकार करने। उसके बाद राजा जंगल की तरफ शिकार करने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से गांव में एक सोहनलाल नाम का एक शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। सोहनलाल रोज जंगल में जाता, शिकार करता और घर में खाने के लिए मांस लाता। वह अपनी पत्नी सुनैना और छोटे बच्चे के साथ रहता था, लेकिन उसकी पत्नी सुनैना शांत स्वभाव की थी। वो शिकार को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। वो हमेशा उसे समझाती रहती, किसी प्राणी की हत्या करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, मुझे ये शिकार करना सही लगता है। उसके बाद सोहनलाल शिकार करने चला आता है। उसी जंगल में राजा भी शिकार करने आए थे। दोनों की नजर एक हिरण के बच्चे पर पड़ती है। दोनों अपना अपना तीर चला देते हैं। दोनों के तीर जाकर हिरण के बच्चे पर लग जाता है। हिरण का बच्चा तड़प तड़प कर मर जाता है। वाह, आज हमने एक अच्छा शिकार किया। नहीं नहीं महाराज, ये मेरा शिकार है, इसको हमने मारा है। अरे शिकारी, ये देखो, इसके शरीर में तीर है। ये भी देखिए महाराज, मेरा भी तीर इसके शरीर में है। अभी राजा और शिकारी आपस में झगड़ रहे थे, तब तक हिरण की माँ आती है और बोलती है, अरे मेरे मासूम बच्चे की किसने जान ले ली? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हिरण बहुत रोती है। ये सब देखकर राजा और शिकारी दोनों डर जाते हैं। अरे तुम दोनों में से मेरे बेटे को किसने मारा है? जल्दी बोलो। ये शिकारी ने तुम्हारे बच्चे की जान ली है। नहीं नहीं, ये राजा के तीर से ही तुम्हारे बच्चे की जान गई है। राजा और शिकारी की बातों से हिरण को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर किसने उसके बच्चे की जान ली है। हिरण कुछ देर सोचने के बाद बोली, मैं तुम दोनों को श्राप देती हूँ। जिस तरह मेरे बेटी की तीर लगने से मृत्यु हुई है, वैसे ही तुम दोनों के बेटों की भी होगी। उसके बाद राजा और शिकारी दोनों डर जाते हैं। इतना बोलकर हिरण वहाँ से चली जाती है। हिरण के बच्चे को नहीं मारना चाहिए। अरे महाराज, आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। कहीं इसका श्राप सच ना हो जाए। अरे महाराज, आप एक राजा होकर एक जानवर से डर गए। फिर भी हमें इसकी जान नहीं लेनी चाहिए। फिर राजा और शिकारी दोनों उदास मन से अपने अपने घर चले जाते हैं। आज इतने उदास क्यों हैं? क्या बताएं रानी? आपके उदास होने का क्या कारण है? उसके बाद राजा ने जंगल की सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। मैं आपसे कितनी बार बोली, आप किसी जानवर का शिकार मत कीजिए। हाँ, आप सही बोल रही थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपको वचन देते हैं, आज के बाद कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ शिकारी भी घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी से बताता है। मैं आपसे कितनी बार बोली, आप किसी जानवर का शिकार मत कीजिए। आज के बाद हम कोई शिकार नहीं करेंगे। ऐसे ही रात हो गई। उसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो गए। शिकारी को नींद ही नहीं आ रही थी। वो रात भर हिरण के बारे में ही सोच रहा था। इधर राजा को भी नींद नहीं आ रही थी। दोनों रात भर उस हिरण के ही बारे में सोच रहे थे। ऐसे ही सुबह हो गई। आज रात भर नींद नहीं आ रही थी। हिरण्य के श्राप की याद आ रही थी। आप लोगों ने उसके बच्चे का शिकार करके अच्छा नहीं किया। लेकिन अब हम उसका प्रायश्चित कैसे करें? आप एक बार जाकर राजा से सारी बात बताइए, वे आपकी मदद जरूर करेंगे। उसके बाद शिकारी राजा के पास चला जाता है और सारी बात राजा को बताता है। हाँ शिकारी, आप सही बोल रहे हैं। रात भर
हम भी हिरण के बारे में सोच रहे हैं। महाराज कोई उपाय बताइए। हमें तांत्रिक बाबा के पास चलना चाहिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद राजा शिकारी के साथ तांत्रिक के पास चले जाते हैं। प्रणाम तांत्रिक बाबा। खुश रहिए महाराज। नगर में सब कुशल मंगल है ना? नहीं तांत्रिक बाबा। उसके बाद राजा सारी बात तांत्रिक को बताते हैं। महाराज, आप दोनों ने हिरण के बच्चे की जान लेकर ये अच्छा नहीं किया। तांत्रिक बाबा कोई उपाय बताइए जिसे हमें इस श्राप से मुक्ति मिले। उसके लिए आपको जाकर हिरण से माफी मांगनी पड़ेगी। तांत्रिक बाबा, जब तक उसका बच्चा जीवित नहीं हो जाता है तब तक हमें माफ नहीं करेगा। कैसे भी करके उसके बच्चे को जीवित कर दीजिए तांत्रिक बाबा। ठीक है महाराज, चलिए। लेकिन हम लोग उस हिरण को कहाँ ढूंढेंगे? आप परेशान मत होइए महाराज। हम जंगल में एक लोमड़ी को जानते हैं जो हिरण को ढूंढने में हमारी मदद करेगी। उसके बाद तांत्रिक राजा को लेकर लोमड़ी के पास चले जाते हैं। क्या हुआ लोमड़ी, तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई परेशानी है तो बताओ हमें। क्या बताए तांत्रिक बाबा, मेरे बेटे को एक डायन अपने वश में कर ली है। लेकिन क्यों? तुम्हारे बच्चे को उस डायन से क्या लेना देना? एक दिन हम और हमारा बच्चा गलती से उसकी गुफा में प्रवेश कर गए। डायन हम लोगों को देखकर बोली, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें एक जानवर का बच्चा मिल गया। अब मैं इसे अमावस्या के दिन बलि देकर अपनी मनोकामना पूरी करूंगी। फिर वो मेरे बेटे को कैद कर ली। तो क्या उसके बाद आपने कुछ नहीं किया? वो बहुत शक्तिशाली है, अगर मैं वहाँ से भागती नहीं तो वो मुझको भी कैद कर लेती। ये तो बहुत गलत हुआ लोमड़ी तुम्हारे साथ। हाँ, आज अमावस्या है, आज मेरे बच्चे की बलि देगी, इसीलिए मैं उदास बैठकर रो रही हूँ। राजा को लोमड़ी पर दया आ गई। राजा अपने मन में सोचता है, जिंदगी भर तो मैं जानवरों का शिकार किया हूँ, आज बहुत अच्छा मौका है किसी जानवर की जान बचाने का। उसके बाद राजा ने लोमड़ी से बोला, तुम परेशान मत हो लोमड़ी, हम तुम्हारे बच्चे को बचाएंगे। राजा की ऐसी बात सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और बोली, सच में महाराज, क्या तुम हमारे बच्चे की जान बचाओगे? हाँ लोमड़ी, वो डायन कहाँ रहती है? जंगल के उसे पार में एक गुफा है, वो डायन उसी गुफा में रहती है। तुम मुझे उस गुफा में डायन के पास ले चलो। फिर सभी लोग डायन के गुफा के पास चले जाते हैं। महाराज, यही है उस डायन की गुफा जिसमें वो रहती है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। तांत्रिक बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप जरूर विजयी होंगे। उसके बाद राजा गुफा में चला जाता है। उस समय डायन बैठकर साधना कर रही होती है। तभी राजा की नजर एक गुफा के कोने पर पड़ती है तो देखते हैं कि लोमड़ी का बच्चा एक पिंजरे में कैद है। फिर राजा उसके पास जाते हैं। अरे आप कौन हैं? जितनी जल्दी हो सके इस गुफा से बाहर चले जाए। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है, मैं इस राज्य का राजा हूँ। जितनी जल्दी हो सके इस गुफा से बाहर चले जाए, नहीं तो आपको ये डायन कैद कर लेगी। मैं तुमको इस डायन से मुक्त करने आया हूँ। लेकिन आप अपनी जान जोखिम में डालकर हमें क्यों बचाने आए हैं? फिर राजा ने जंगल में घटी सभी बातें लोमड़ी के बच्चे को विस्तार पूर्वक बताई। अच्छा, तो ये बात है? हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रो रही थी, मुझे उस पर दया आ गई। अभी राजा और लोमड़ी का बच्चा आपस में बात कर ही रहे थे कि डायन उसे देखकर हंसती है और बोलती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आज अमावस्या है, आज मैं इस लोमड़ी के साथ तुम्हारी भी बलि दूंगी। राजा उस डायन को बहुत समझाते हैं लेकिन डायन नहीं मानती है। महाराज, ये बहुत शक्तिशाली डायन है, आप इसे युद्ध करके नहीं हरा सकते हैं। फिर इसको अंत कैसे होगा? महाराज, आप जल्दी से अपना तीर चलाकर इस डायन का सिर काट दीजिए। फिर राजा तीर चलाकर उस डायन का सर अलग कर देते हैं। फिर डायन तड़पने लगती है और तड़पते हुए राजा से कहती है, हे राजन, मेरा सर काट के तुमने अच्छा नहीं किया, मैं जल्द ही वापस आऊंगी और अपना बदला लूंगी। फिर डायन की जिंदगी का अंत हो जाता है और उसकी आत्मा आग बनकर आकाश की तरफ चली जाती है। फिर राजा लोमड़ी के बच्चे को लेकर गुफा के बाहर चले जाते हैं। अपने बच्चों को देखकर लोमड़ी बहुत खुश होती है और कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज,
आज आपके चलते मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी मिली है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था जो हमने किया। हाँ महाराज, ये आपका कर्तव्य था। लोमड़ी, तुम हम लोगों को हिरण के पास लेकर चलो। ठीक है महाराज, चलिए। फिर सभी लोग उसके पास जाते हैं। अरे राजा, अब तुम क्यों यहाँ आए हो? अब तुम इस तीर से मेरी जान भी ले लो। हमने ही गलती से आपके बेटे की जान ली थी। हिरण, तुम हमें माफ कर दो। हमें अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मैं तुम दोनों को तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुम्हारा संतान जिंदा हो जाएगा तो तुम हमें माफ कर दोगी ना? हाँ, लेकिन तुम पहले इसे जिंदा तो करो। उसके बाद तांत्रिक वहीं बैठकर एक बड़ी साधना करने लगता है। साधना के उपरांत तांत्रिक को भभूति प्राप्त होता है। ये भभूति लेकर आप हिरण के बच्चे को लगा दीजिए। जहाँ से खून बह रहा है वो घाव उसी वक्त ठीक हो जाएगा। जो आज्ञा तांत्रिक बाबा। उसके बाद राजा हिरण के बच्चे के पास जाकर उसकी घाव पर वही भगवती लगा देते हैं। उसके बाद उसका घाव भर जाता है और हिरण्य का बच्चा ठीक हो जाता है। ये देखकर हिरण बहुत खुश होता है। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं हम आपको क्या क्या बोल दिए। कोई बात नहीं, इसमें हमारा ही दोष है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तांत्रिक बाबा, आज आपने हमारी बहुत सहायता की। नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था जो हमने किया। उसके बाद राजा अपने महल में आ जाते हैं। महल आकर राजा रानी से सभी बातें बताते हैं। अब आगे से कोई जानवर का शिकार मत कीजिएगा। हाँ रानी, हम आपको वचन देते हैं, आज के बाद कभी भी किसी जानवर का शिकार नहीं करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। उसके बाद राजा सारे गलत काम छोड़ देता है और रानी के साथ जीवन जीने लगता है और अपनी प्रजा की देखभाल करता है। इधर शिकारी भी सभी गलत काम छोड़ देता है और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। कुंडानगर के एक राज्य में राजा प्रताप सिंह रहते थे। राजा प्रताप बहुत नेक दिल और शांत स्वभाव के थे। उनके इसी आचरण से आसपास के सभी राज्यों में प्रसिद्ध थे। उनके फैसले से पूरा राज्य खुश था। उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता के कारण राजा बहुत चिंतित थे। मंत्री जी, आजकल राज्य में क्या चल रहा है? सब कुशल मंगल तो है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज, अभी तक राज्य में तो सब ठीक चल रहा था, पर बीते कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, एक उड़ती हुई खबर आसमानों से मेरे कानों तक आई है। राज्य में कुछ राक्षसों ने लोगों का जीना हराम किया है, पर हमारे सैनिकों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मंत्री जी, अगर ये बात सही है तो हमारे कुंडानगर के निवासी भारी मुसीबत में है। महाराज, अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है मंत्री जी, आप अभी जाकर पता लगाइए कि ये खबर सच्ची है या झूठी। इसकी जानकारी हमें आज ही चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ ये खबर कहाँ से आई है। राजा के आदेश पर मंत्री जी तुरंत उस खबर की पुष्टि करने निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें काफी भीड़ दिखाई देती है। अरे, इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या बात है? मुझे जाकर देखना चाहिए। मंत्री जी उस भीड़ के पास जाकर देखते हैं तो एक किसान अपनी पत्नी के मृत शरीर के पास बैठकर रो रहा था, जिसकी वजह से आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अरे भाई किशोर, ये कौन है और ये सब कैसे हुआ? मंत्री जी, ये मेरी पत्नी है, पर अब ये कुछ बोल नहीं रहे। देखिए न मंत्री जी, किसी ने मेरी पत्नी को मार डाला। मेरी पत्नी देखने में बहुत सुंदर थी। मेरी पत्नी आज कपड़े धोने तालाब के पास गई थी। वहाँ से लाल सागर नजदीक में ही है। वहाँ पर रहने वाले राक्षसों ने मेरी पत्नी की जान ले ली। लेकिन किशोर भाई, आपकी पत्नी की सुंदरता से उन राक्षसों को क्या लेना देना? वे राक्षस हैं। जहाँ तक मुझे पता है राक्षसों के बारे में, वे तो सभी को मार देते हैं। नहीं नहीं मंत्री जी,
वे राक्षस लोगों की सुंदरता और उनकी जवानी को खाकर अपनी ताकत बढ़ाते हैं और फिर उन्हें मार देते हैं। ऐसा करके वे जवान और किसी का भी रूप धारण कर लेते हैं और इसी कारण उन्होंने मेरी पत्नी को मार दिया। मंत्री जी उसे दिलासा देकर आगे बढ़ जाते हैं। अरे ये क्या है? मंत्री जी घायल हिरण के पास जाते हैं। तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? किसने की? मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वो राक्षस आता ही होगा। पर तुम्हें इस दशा में मैं कैसे छोड़ दूं? देखते ही देखते वो हिरण वहीं दम तोड़ देता है। मंत्री जी उसकी बात सुनकर महल के लिए वापस निकल पड़ते हैं। राजपाल इधर आओ। जी राजकुमारी, बताइए। अच्छा राजपाल, क्या सच में गांव में मेला लगा है? जी राजकुमारी, बहुत ही शानदार सजावट हो रखी है। मैं अपने बच्चे को लेकर शाम को जाऊंगा। अच्छा राजपाल, क्या कोई तरीका है मैं कैसे जाऊं मेला? राजकुमार जी, आप महाराज से आदेश ले लीजिए, आपको हम सभी मेला घुमा देंगे। ठीक है राजपाल, अब आप जा सकते हैं। अब मुझे पिताजी से ही पूछना होगा। उनसे पूछने पर वो मेरे साथ सिपाही और मंत्री दोनों को भेज देंगे और कोई रास्ता भी नहीं है। चलो फिर चल के देखते हैं। राजकुमारी अपने पिताजी को मनाने जाती है। पिताजी, आपको पता है मुझे अपने लिए नए कपड़े लेने हैं। क्या मैं आपका थोड़ा वक्त ले सकती हूँ? मैं अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ, तुम दासियों से मदद ले लो। ओफो पिताजी, आप आराम भी कर लिया कीजिए। इतना सारा काम करके आपको थकान नहीं होती? अगर मैं आराम करूँगा तो राज्य का ख्याल कौन रखेगा? राज्य में क्या हो रहा है, कौन कैसा है, ये सब देखना जानना बहुत जरूरी है। पर पिताजी। अच्छा खैर ये बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो? इतना मक्खन क्यों लगा रही हो? बताओ मेरी पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए, बताओ। पिताजी, मैंने सुना है राज्य में मेला लगा है, मैं उस मेले में जाना चाहती हूँ। क्या मैं वहाँ चली जाऊँ? ओह, तो आप मेला देखना चाहती है, इसलिए इतना मक्खन लगा रही थी। आपको कहीं कुछ हो गया तो? आप कोई आम नागरिक नहीं हो। लेकिन पिताजी, मैं वहाँ एक आम नागरिक बन के जाना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि आम लोगों की जिंदगी कैसी होती है। नहीं पुत्री, आपको अकेले भेजना मतलब मूर्खता करना। आपके साथ मंत्री और सैनिकों को जाना बहुत जरूरी है। राजा ये कहकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि राजकुमारी उदास होकर महल के बगीचे में बैठ जाती हैं। पिताजी ने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं मेले का आनंद कैसे लूंगी? सिपाहियों के साथ जाने में मुझे आनंद नहीं मिलता। अभी राजकुमारी अपने मन में ये सोच ही रही थी कि अचानक उसके पैर के पास एक जख्मी चिड़िया आकर गिरती है। अरे प्यारी चिड़िया, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। रुको प्यारी चिड़िया, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। राजकुमारी ये कहकर उस चिड़िया की चोट पर दवा लगाती है। तुम कौन हो और तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? तुम्हें ये जख्म कैसे लगा? मेरा नाम टोनी है। जंगल में एक शिकारी जो हम पर तीर चला दिया और सब उड़ गए, लेकिन तीर मेरे पंख को चीर के निकल गई। बड़ी मुश्किल से जान बचाई हूँ और मैं यहाँ आकर गिर गई। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ टोनी। तुम रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारी सहेली। जब तक तुम्हारा मन करेगा तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो। तुम्हारा घाव भी बहुत ज्यादा है। क्या सच में तुम मुझे अपने साथ रखोगी? हाँ बिल्कुल, ये राजकुमारी सुलेखा का तुमसे वचन है। तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकती हो। राजकुमारी की वचन सुनकर टूनी खुश हो जाती है और राजकुमारी से प्रेम करने लगती है। इधर मंत्री जी राजा के पास आते हैं। कहिए मंत्री जी, क्या खबर लाए हैं? क्या माहौल है राज्य में?